Good morning students. Today we are going to discuss topic present indefinite tense. टेंस में अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि टेंस क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं और फिर उनके भी पार्ट्स हमने पढ़े थे। तो हमने कहा था कि इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है और उसको हम कैसे पहचानते हैं और उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान लिख रखी है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो हमारे सामने सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो उसमें पहचान उसकी ये होती है कि जो भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में यानी उसके अंत में ता है, ती हैं और ते हैं लिखा होगा। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है कौन सी, डू और डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं, यानी हिंदी लिखा होगा और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ये तीन चीज़ें स्पेशली ध्यान देना होगा कि इसकी पहचान क्या होती है। तो वाक्य के अंत में ता हैं, ती हैं और ते हैं आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू और डज। नेक्स्ट इसमें वर्ब यानी जो क्रिया है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वो है फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो आइए इसको भी जो है इसके भी पार्ट हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है बट यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है, सिर्फ हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। जितने भी ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल प्रेजेंट होगा उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज यानी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड करते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ हम एस या फिर ई एस ऐड करेंगे। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा है कि अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा है जैसे कि ये, तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हम सब पहले क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा। तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी जो भी उस सेंटेंस में काम कर रहा होगा, यानी जो काम करने वाला व्यक्ति होगा तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट हम यूज करेंगे वर्ब। जो भी वर्ब की फॉर्म लगेगी, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर और क्या ऐड करेंगे, एस और ई एस ऐड करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख ली, फिर उसमें देखेंगे एस लगेगा या ई एस लगेगा या फिर नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आता है लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा लास्ट में तो हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो अब यहाँ पे एस और ई एस यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने कहा उसमें एस और ई एस ऐड करना है, लेकिन इसमें भी है कि एस हम किसके साथ लगाएंगे या ई एस किसके साथ लगाएंगे। तो जितने भी सिंगुलर पर्सन होंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम उसमें एस या ई एस का यूज करते हैं। जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हमने एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं। तो आइए, पहला सेंटेंस लिखा है मैं पढ़ता हूँ, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है मैं पढ़ता हूँ। आप क्वेश्चन करिए कौन पढ़ता है, आपको आंसर मिल जाएगा कि मैं पढ़ता हूँ। तो कौन यानी मैं, तो मैं को कहते हैं आई, मैंने लिखा है यहाँ पे आई के साथ। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ये हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, यानी पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का, है ना।
मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ना, पढ़ने की होती है रीड। अब यहाँ पे एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, तो देखेंगे हम, जो आई है हमारा वो प्लूरल में आता है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ होता मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आई रीड अ बुक, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वह खेलता है। वह यानी कौन खेलता है, वह खेलता है, वह यानी लड़का है इसलिए क्या लगेगा, ही। अगर होता यहाँ पे वह खेलती है तो ही की जगह क्या हो जाता, शी। अब यहाँ पे नेक्स्ट, वह क्या करता है, खेलता है, तो खेलने की क्या होती है, प्ले। अब क्या है, इसमें एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, तो हमने कहा था जितने भी सिंगुलर होंगे सब्जेक्ट उनके साथ एस या ई एस ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीता एक मधुर गीत गाती है। कौन एक मधुर गीत गाता है, तो हमने क्या कहा, सीता। अब यहाँ पे वर्ब यानी कौन सा काम सीता कर रही है, तो गाने का काम कर रही है, इसलिए क्या होगा, सिंग। अब सीता सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगुलर है यानी सीता अकेली है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। सीता सिंग, अब क्या सीता गा रही है, तो सीता क्या गा रही है, अ स्वीट सॉन्ग, यानी एक मधुर गीत गा रही है। तो देखिए पहला सेंटेंस मैंने लिखा था, मैं पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है, मैं, यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ने का काम कर रहा हूँ, इसलिए आई रीड। आई हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड नहीं किया है। हमने कहा एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ ऐड होगा। नेक्स्ट, वह खेलता है, तो क्या हो गया, ही प्लेज। सीता एक मधुर गीत गाती है, तो क्या हो जाएगा, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, फुल स्टॉप। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बाकी के जो सेंटेंसेस हो गए उनको भी हम ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें सबसे मेन है हमारा ये स्ट्रक्चर, तो सबको ट्रांसलेट करने से पहले ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के ही आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा वो सही ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें हमें जो वाक्य हैं वो नहीं में देखने को मिलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैंने लिखा है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। डू किसके लिए यूज होती है, डज किसके लिए यूज होती है, वो अभी हम बताएंगे। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड हो रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो ये हमने कहा कि डू किसके साथ यूज करेंगे और डज किसके साथ यूज करेंगे। तो डू हमारा यूज होगा प्लूरल के साथ और डज हमारा यूज होगा सिंगुलर के साथ। यानी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे यानी एक वचन करता होगा उनके साथ हम डज का यूज करेंगे, और जितने भी प्लूरल होंगे यानी बहुवचन करता होंगे उनके साथ हम डू का यूज करेंगे। तो आइए हम ट्रांसलेट करते हैं इसको। वही सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव में थे उसी को मैंने नेगेटिव यहाँ करके लिखा है। तो अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, अफर्मेटिव में क्या था, मैं पढ़ता हूँ, इसलिए क्या था, आई रीड। अब यहाँ देखिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, कौन नहीं पढ़ता है, मैं मीन्स आई। नेक्स्ट हमने क्या कहा, अब इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट तो हमारा हमें पता हो गया आई है, यानी कौन नहीं पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट हम क्या यूज करेंगे, डू या डज। अभी जैसे कि मैंने बताया था जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसमें हम डज का यूज करेंगे। तो आई हमेशा हमारा किस में आता है, प्लूरल में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डू। अब क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई। अब हम लिखेंगे नॉट, क्योंकि इसमें नेगेटिव लगा है
है ना, नहीं पढ़ता है तो आई डू नॉट। अब यहाँ वर्ब यानी कौन सा काम हो रहा है, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, पढ़ने का, है ना, या कौन सा काम नहीं कर रहा हूँ, पढ़ने का, तो क्या हो जाएगा, रीड। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो आई डू नॉट रीड। नेक्स्ट हम देखते हैं, वह नहीं खेलता है। कौन नहीं खेलता है, वह यानी ही के साथ क्या लगेगा, यानी ही हमारा सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, डज। अब क्या लगेगा, नॉट। अब इसमें वर्ब यानी कौन सा काम हुआ है, खेलने का, तो यहाँ क्या हो गया, प्ले। एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। एस और एस का यूज सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है। तो कौन एक मधुर गीत नहीं गाता है, यानी सीता। अब सीता क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, यानी किसी लड़की का नाम है और सीता अकेली ही है इसलिए ये सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज के बाद क्या यूज करेंगे, निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम इसमें यूज करेंगे नॉट। नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब यानी कौन सा काम कर रही है सीता, गाने का, तो क्या होगा, सिंग। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी है, सीता क्या नहीं गा रही है, आ स्वीट सॉन्ग, क्या नहीं गा रही है, एक मधुर गीत नहीं गा रही है ना। तो ये जो सिंग था ये हमारा वर्ब है, अ स्वीट सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट था और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसमें है, जितने भी सिंगुलर होंगे उनके साथ डज लगेगा और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ डू लगेगा, फिर उसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और लास्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आई थिंक आपको ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन होते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक, है ना, सभी को पता है ये प्रश्नवाचक होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले ये स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा जब आप ट्रांसलेट करिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ लिखा QW यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, नेक्स्ट है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी और लास्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, उसी तरीके से जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड होगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्या पहले लिखा होगा सेंटेंस में तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ना कि क्वेश्चन वर्ड उसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्या मैं पढ़ता हूँ, इसमें क्वेश्चन तो पूछा गया है लेकिन ये क्या वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आए हैं यानी पहले आया है, इसलिए हम यहाँ पे व्हाट ना लिखे हम इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा किसके अकॉर्डिंग लगेगा, हमारा सब्जेक्ट जो होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे आई हमारा यानी कौन है, कौन हमारा सब्जेक्ट है, आई है, इसलिए आई के साथ हमेशा डू लगता है तो मैंने यहाँ डू लिखा। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है। आई उसके बाद यानी वर्ब, इसमें कौन सा काम हुआ है तो पढ़ने का काम हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने रीड लिख दिया और लास्ट हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं वह कहाँ खेलता है। अब देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत यानी इस वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं हुई है, बल्कि क्या इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहले वाले में भी क्वेश्चन था और सेकंड वाले में भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। जैसे कि वह कहाँ खेलता है, तो कहाँ वर्ड आया है लेकिन ये सेंटेंस के कहाँ है, बीच में आया है, इसलिए हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो क्या होगा, कहाँ यानी वेयर। अब इसमें हमने क्या कहा, डू या डज यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमारा ही है इसलिए ये सिंगुलर है तो क्या होगा, डज। अब क्या लिखेंगे, अब हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, ही। अब नेक्स्ट इसमें क्या है यानी क्रिया कौन सी हुई है, खेलने की, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने,
प्ले, और लास्ट क्वेश्चन मार्क ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट। वेयर डज ही प्ले, वह कहाँ खेलता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या सीता एक मधुर गीत गाती है। तो देखिए इसकी शुरुआत भी क्या से हुई है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, सेंटेंस को शुरुआत में क्या आया है, स्टार्टिंग में आया है, इसलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, तो हमारा जो सब्जेक्ट यानी सीता है, सीता सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज। डज के बाद हम क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी। अब क्या लिखेंगे हम इसमें, जो हमारा वर्ब है, वर्ब यानी क्या कर रही है सीता, सिंग कर रही है यानी गा रही है, क्या गा रही है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है ना, लास्ट हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज कर ली हमने सिंग यानी गाने की। अब लास्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यानी जो भी इसको कंप्लीट कर रहा है। डज सीता सिंग, क्या सीता सिंग कर रही है, अ स्वीट सॉन्ग। तो ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये एक सेंटेंस था, इसी से मैंने अफर्मेटिव बनाया, इसी से नेगेटिव बनाया और इसी से इंटरोगेटिव बनाया। तो ऐसे ही आपको भी ट्रांसलेट करना है, लेकिन ट्रांसलेट करने में सबसे मेन हमारा ये रहता है कि हमें इसकी आइडेंटिटी पता हो, यानी इसकी पहचान पता हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं टेंस में, और इन स्ट्रक्चर्स को यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा टेंस कभी भी गलत नहीं होगा, यानी जो ट्रांसलेशन होगा वो कभी गलत नहीं होगा। तो आई थिंक आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा, और अगर आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।